हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे सेशन नंबर 180 की। 180 नंबर का सेशन है, 179 डेज़ तक की क्लासेस हम देख चुके हैं। रेगुलर ये सेशन होता है, संडे को भी इवन कोई भी हॉलिडे हो, तब भी ये सेशन आपको मिल रहा है। तो ये कंटिन्यूटी है और आपसे भी उम्मीद है कि आप भी कंटिन्यू ये सेशन देख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले 2 बैचेज़ जो फ़िलहाल चल रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन। एक तो कॉम्प्रिहेंशन बैच चल रहा है, जिसमें हम क्लोज़ टेस्ट, पैराजंबल और पैसेज डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें जो पैसेज या पैराजंबल या क्लोज़ टेस्ट हैं, वो अभी फ़िलहाल जो एसएससी का पैटर्न है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सॉल्व करवाए जा रहे हैं चीज़ें। तो थोड़े-से लेंथी पैसेजेज़ आज को देखने को मिल रहे हैं आपको। तो वो लेंथी पैसेजेज़ आप यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे, तो ये बैच आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक बैच आरएएस के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। यहाँ पर ये कंप्लीट बैच उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जो भी अपडेट क्लासेस होंगी, वो सब यहाँ पर आपको अपलोड कर दी जाएँगी, आपको मिल जाएँगी, ठीक है? तो आज की क्लास हम स्टार्ट करें, उसमें सबसे पहला काम हमारा है कि कॉमन एरर्स डिस्कस करें। तो ये कुछ कॉमन एरर्स हैं, एक बार स्क्रीन से हट रहा हूँ, खुद से आप सॉल्व करके देखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे आंसर आएँगे। देखिए, पहला है शी वाज़ अशेम्ड फ्रॉम हर बिहेवियर। वो शर्मिंदा है अपने व्यवहार से। तो अशेम्ड के साथ में फ्रॉम नहीं आता, अशेम्ड के साथ में ऑफ आता है। अशेम्ड के साथ क्या आता है? ऑफ। अशेम्ड ऑफ का मतलब होता है शर्मिंदा होना। ये प्रीपोजिशन बेस्ड एरर थी। तो वह अपने व्यवहार को लेकर शर्मिंदा है। शी गोज़ टू द बेड एट 10 पीएम। वो सोने जाती है 10 बजे। तो एक्चुअल में बेड जो है ये आर्टिकल का क्वेश्चन है। जनरली हम कुछ वर्ड्स देखते हैं जिसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ठीक है? इसके अलावा टेंपल, मॉस्क, इसी में आता है प्रिज़न, मार्केट, बेड। ये जनरली कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका अगर प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ हुआ हो, जिनके लिए बने हैं उसी के लिए यूज़ किया गया हो, तो हम इनसे पहले आर्टिकल लगाते नहीं हैं। लेकिन अगर इनका प्रयोग आप किसी दूसरे उद्देश्य की प्राप्ति हेतु करोगे, तो फिर हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बेड सोने के लिए ही बना है, तो द नहीं लगेगा, टू बेड आएगा सीधा। ही माइट हैव कैन्ट डन इट, गलत सीधा दिख रहा है आपको। माइट भी मॉडल है, कैन भी मॉडल है, ये बन नहीं सकता। तो कैन के लिए कैन बताता है एबिलिटी, ठीक है? तो आप ऐसे बना सकते हो ही माइट हैव। अब एच के साथ चाहिए थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म जब कोई क्रिया नहीं हो, तो देखो कैसे सही करोगे इसको। पहले आप लिखो ही माइट हैव। एच के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म कोई वर्ब नहीं है, तो बी की थर्ड फॉर्म लिखिए बीन। अब लगाओ कैन के हिसाब से एबल टू, और टू के साथ डू इट। ही माइट हैव बीन एबल टू डू इट, हो सकता था कि वो इस काम को करने में सक्षम हो, एबल हो। अगला है द प्रिंसिपल प्रिजाइडेड ओवर द मीटिंग आएगा। ये प्रेपोजिशन बेस्ड एरर है। अध्यक्षता करने को प्रिजाइड ओवर बोलते हैं। प्रिजाइड ओवर, अध्यक्षता करना, ठीक है? ही इज द पुअरेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स। अब देखो दो की तुलना करोगे, तो दो के लिए डिग्री या तो पॉजिटिव आती है या कंपैरेटिव आती है। दो के लिए डिग्री कभी भी सुपरलेटिव तो आती ही नहीं है, और पुअरेस्ट डिग्री सुपरलेटिव है, तो वैसे कट जाएगा ये। अब बात ये रही कि भी पुअरर आएगा या पुअर आएगा। तो देखिए पुअर तब लगता जब डिग्री पॉजिटिव लगाते हैं, तो एज एज या सो एज के बीच लगता है। डिग्री पॉजिटिव या तो एज एज के बीच लगती है, या फिर लगती है सो और एज के बीच। तो ये कंडीशन यहाँ है नहीं, इसलिए आप इसमें डिग्री कंपैरेटिव करिए, पुअरर। और ये एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट है कि जब किसी सेंटेंस में ऑफ टू या ऑफ दीज टू ऐसा कुछ दे रखा हो, तो डिग्री कंपैरेटिव आती है, और उस डिग्री कंपैरेटिव से पहले द भी लगता है, तो ये द अपने हिसाब से ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोला मैंने? ऑफ द टू या ऑफ दीज टू ऐसा कुछ भी दे रखा हो, तो डिग्री कौन सी आएगी? कंपैरेटिव। और उससे पहले क्या आएगा? द आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है? तो ये तो हमारे कॉमन एरर वाले क्वेश्चंस हुए। अभी पिछले सेशन से हमने दो चीजें जोड़ी हैं, एक तो स्पेलिंग मिस्टेक्स और एक होमोनिम्स के क्वेश्चंस, तो वही हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट में आते हैं होमोनिम्स में, ये सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक्स में एक स्पेलिंग है एम्बेरस। एम्बेरस की स्पेलिंग में आपको ध्यान रखना है कि डबल तो आर आएगा और डबल एस आएगा। अगर आप आर सिंगल करते हैं या एस सिंगल करते हैं, तो गलती हो जाएगी। शर्मिंदा करना, EMBAR। देखो BAR बार है इसमें, ठीक है? और एक इसमें
SASS है ना, ये ध्यान रखना है। और बीच में एक आर और आएगा और EM से स्टार्ट करना है, EMBAR, आर एक जोड़ना है इसमें, एम्बेरस शर्मिंदा होना, ठीक है। हिज क्वेश्चन एम्बेरस द टीचर, उसके क्वेश्चन ने टीचर को शर्मिंदा कर दिया। मेंटेनेंस की स्पेलिंग MAIN मैन है, फिर इसके बाद में TEN टेन है, फिर ANCE ये है, तो मेन टेन फिर एंस, मेंटेनेंस, ठीक है। रख रखाव को बोलते हैं द कार नीड्स रेगुलर मेंटेनेंस, कार को रेगुलर रख रखाव की जरूरत है। फिर एक है रेकमेंड, रेकमेंड का सिफारिश करना होता है, RECOMMEND, सी एक ही होगा, डबल एम होगा। REC एक ही सी है, डबल एम है, रेकमेंड सिफारिश करना। कैन यू रेकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट नियर बाई, क्या आप एक अच्छा रेस्टोरेंट आसपास में रेकमेंड कर सकते हैं, तो ये है रेकमेंड। फिर है प्रिविलेज, प्रिविलेज की स्पेलिंग में PRIVILEGE, प्रिविलेज, PRI प्री, ये प्री की स्पेलिंग में जो ई आता है वो ई नहीं है, आई है यहाँ पे। और विलेज की स्पेलिंग जो लिखते हो आप VILLAGE, इसमें से एक एल को गायब करना है और यहाँ ई लगाना है, VILEGE, विलेज, प्रिविलेज। विशेषाधिकार को बोलते हैं, प्रेरोगेटिव इसका सिनोनिम होता है, इसका एक सिनोनिम होता है प्रेरोगेटिव, विशेषाधिकार, ठीक है। इट इज अ प्रिविलेज टू सर्व द नेशन, ये सौभाग्य है, ये विशेषाधिकार है कि हमें देश सेवा का मौका मिला है, ये इसका ट्रांसलेशन। अगला है क्वेश्चन एयर, प्रश्नावली को बोलते हैं। क्वेश्चन की स्पेलिंग आपको आती है QUESTION, ठीक है साहब। अब एक एन और लगाना है, फिर AIRE लगाना है, ये आपको एडिशनल जोड़ना है। क्वेश्चन लिखना है, फिर एक एन लगाना है, फिर AIRE जोड़ना है, क्वेश्चन एयर, ये है प्रश्नावली। प्लीज फिल आउट दिस क्वेश्चन ऑनेस्टली, इस प्रश्नावली का आंसर जो है बड़े ईमानदारी पूर्ण तरीके से देना है, ठीक है। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले क्वेश्चंस। अब हैं आपके सामने क्वेश्चंस होमोनिम्स के, और होमोनिम्स के बारे में मैंने बताया कि कोई भी एक वर्ड जिसके बहुत सारे मतलब निकलते होंगे अलग अलग वर्ड कैटेगरी में, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो है लिखा नहीं है यहाँ पे, प्रेजेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट अगर नाउन के रूप में है तो इसका मतलब उपहार है, गिफ्ट है। शी रिसीव्ड अ ब्यूटीफुल प्रेजेंट, उसने एक सुंदर उपहार प्राप्त किया। प्रेजेंट एक होता है शो या गिव, देना। ही विल प्रेजेंट द रिपोर्ट टुमारो, वह रिपोर्ट कल प्रस्तुत करेगा, ये वर्ब के रूप में है। एक प्रेजेंट होता है एडजेक्टिव, ये होता है करंट, वर्तमान, ठीक है, या उपस्थित को भी बोलते हैं। ऑल मेंबर्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, सारे मेंबर्स जो हैं प्रेजेंट है मीटिंग में। करंट भी होता है इसका मतलब, है ना, वर्तमान भी होता है। बस फर्क ये है, देखो इसमें ऐसे करो आप, द प्रेजेंट PM ऑफ द नेशन इज मिस्टर मोदी, तो यहाँ प्रेजेंट जो है वो है वर्तमान, करंट। और मैं यूं लिखूं, द मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस, द मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस, मेंबर्स जो उपस्थित हैं हाउस में, उन्होंने जो भी कुछ किया। यहाँ प्रेजेंट जो है वो है उपस्थित। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि अगर प्रेजेंट का प्रयोग आप नाउन से पहले करते हो, अगर नाउन से पहले प्रेजेंट है तो इसका मतलब अलग है, और अगर नाउन के बाद में प्रेजेंट है तो इसका मतलब अलग है। प्रेजेंट तो एडजेक्टिव है, नाउन के बाद है तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट पोस्ट एडजेक्टिव, नाउन के पहले है तो इसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये जब पहले है नाउन से तब इसका मतलब होता है वर्तमान, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। और अगर ये नाउन के बाद है तो इसका मतलब होता है उपस्थित, ये फर्क है। जब ये नाउन के बाद है तो इसका मतलब उपस्थित है, और जब ये नाउन से पहले है तो वर्तमान है। तो एक तो हो गया उपहार, एक हो गया प्रस्तुत करना, एक होता है उपस्थित या वर्तमान, ये प्रेजेंट के। नंबर 7, कंडक्ट। कंडक्ट अगर नाउन है तो व्यवहार होता है। हिज कंडक्ट वॉज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, उसके व्यवहार की प्रशंसा हर व्यक्ति के द्वारा की गई। और एक कंडक्ट है क्रिया, तो ये होता है कैरी आउट या मैनेज करना, संचालन करना, है ना। द टीचर विल कंडक्ट द टेस्ट, टीचर टेस्ट लेंगे, तो संचालन करना कोई चीज का, कैरी आउट करना, एग्जीक्यूट करना, ये मतलब होता है क्या, कंडक्ट का वर्ब के रूप में। तो ये दो चीजें प्रेजेंट और कंडक्ट हुई। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है टेयर, TEAR, इसका उच्चारण भी ध्यान रखें आप।
इसको दो तरीके से आप प्रोनाउंस करते हैं। एक होता है टेयर, ठीक है, रे तो खैर बोलते नहीं है इसमें, और एक होता है टीयर, ठीक है। एक तो होता है क्या, टेयर, एक होता है टीयर। तो टेयर जब इसको पढ़ते हो आप, क्या पढ़ते हो, टेयर, तब इसका मतलब होता है फाड़ना, वर्ब होती है, इसका मतलब होता है फाड़ना, अगर इसको आप टेयर पढ़ते हैं तो। और टीयर पढ़ते हो तो इसका मतलब होता है आंसू, ठीक है। टीयर पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, आंसू, टेयर पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, फाड़ना, ये मतलब है। तो नाउन हो अगर ये तब आंसू है, और वर्ब हो तो इसका मतलब फाड़ना है। टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स, आंसू उसके बहते बहते गालों तक पहुंच गए। और ये है शी टोर द पेपर इन एंगर, उसने गुस्से में कागज फाड़ दिया। अगला है बाऊ, इसका प्रोनाउंसिएशन BOW बाऊ होता है। बाऊ का एक तो धनुष होता है नाउन के रूप में, है ना, एरो, तीर होते हैं, बाऊ धनुष होता है, और क्वीवर तरकश होता है। QUIVER, क्वीवर जो होता है वो तो है तरकश, जिसमें हम तीर रखते हैं, और बाऊ होता है वो धनुष, और एरो होता है वो तीर। ये वन वर्ड्स में भी पूछ सकते हैं इस वर्ड को, क्वीवर को। क्वीवर का मतलब क्या है, धनुष, सॉरी तरकश। बाऊ का मतलब है धनुष, और एरो का मतलब है तीर। तो अगर नाउन है तो इसका मतलब धनुष है, और क्रिया है तो इसका मतलब झुकना है। तो ही टाइड अ बाउ ऑन द गिफ्ट बॉक्स, उसने एक गिफ्ट बॉक्स के धनुष बांधा, ठीक है। और दे बाउड बिफोर द किंग, वो राजा के सामने झुके, बेंड फॉरवर्ड इसका मतलब है। नेक्स्ट पे आते हैं। एक है लाई। लाई का एक तो झूठ बोलना होता है, दोनों ही वर्ब के रूप बता रखे हैं। एक तो झूठ बोलना होता है, एक होता है लेटना, रिक्लाइन करना। तो ही ले डाउन, ये लाई की सेकंड फॉर्म है। लाई की फर्स्ट फॉर्म लाई होती है, लाई की सेकंड फॉर्म ले होती है, और लाई की थर्ड फॉर्म होती है लेन। तो वो रेस्ट के लिए लेट गया, ये तो इसका मतलब है लाई का। और ये मतलब जो है वो झूठ बोला उसने अपने मार्क्स के बारे में, टेल एन अनट्रूथ, ठीक है सब। ये आपके एडिशनल चीजें डिस्कस कर ली। एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल किस बारे में है, पहले तो ये चीज हम डिस्कस कर लें। तो एडिटोरियल जो है वो बताता है 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP30 जो है उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। बीइंग हेल्ड इन बेलम, ब्राजील, जो बेलम जगह जो ब्राजील में है वहां पर इसको आयोजित किया जा रहा है। एंड स्ट्रेसेस दैट डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, ब्राजील एंड अदर्स इन द ग्लोबल साउथ, और ये दबाव डालता है, जोर देता है कि जो विकासशील राष्ट्र हैं, ये जो विकासशील राष्ट्र मस्ट नाउ टेक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, अब उनको क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग नेतृत्व करना चाहिए इन टैकलिंग द ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस, जो वैश्विक जलवायु संकट है उसको टैकल करने के लिए। इस बारे में हम डिस्कशन यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में क्या हम पढ़ने वाले हैं वो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें एडिटोरियल का टाइटल दे रखा है न्यू होरिजन्स। इसको होराइजन बोलते हैं वैसे। तो ये क्या होता है, न्यू मतलब नया, होराइजन का मतलब होता है क्षेत्र या आयाम कह सकते हो, दिशा कह सकते हो, सीमा कह सकते हो। तो इसका मतलब है सीमा, लिमिट, बाउंड्री। और प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना, तो नई संभावना। टेक द लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, शुरुआत करना, नेतृत्व करना, शुरुआत करना, ठीक है। कमिट का मतलब है प्रतिबद्धता जाहिर करना, प्रतिबद्ध होना, वादा करना, प्रतिबद्ध होना। टेक स्टॉक ऑफ, इसका मतलब है मूल्यांकन करना, टेक स्टॉक ऑफ का मतलब है मूल्यांकन करना। रिव्यू, असेस या इवेल्युएट। रैंप अप का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज करना, इंटेंसिफाई करना या बूस्ट करना। अब चूंकि वर्ड्स पूरे आ चुके हैं हमें, तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नए अगर आप हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। नोटिफिकेशन वैसे आपको मिल जाता है, शाम को 5 बजे ये सेशन वैसे देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी और कोई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक और अपना चैनल है इंग्लिश मास्टर के नाम से। इस चैनल पर जो स्टेट वैकेंसीज होती हैं उसका कंटेंट मिलता है आपको रेगुलर, है ना। ये वाला चैनल भी आप जुड़ सकते हैं इस पर। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें बता दूं कि जो अलग अलग कलर आपको दिख रहे हैं, येलो कलर है वो सब्जेक्ट को बता रहा है, ये ब्लू कलर है ये डिफिकल्ट वर्ड या कुछ ग्रामर का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में है, ठीक है। चलिए, न्यू होराइजन का मतलब है नया
आयाम, नई, संभावना। जिसमें न्यू है वो एडजेक्टिव और हराइजन है वो नाउन, नाउन है। ये तो आपका नाउन है और ये क्या है? एडजेक्टिव। किस बारे में है? COP30 के बारे में है। कहां पर हो रहा है? ब्राजील। डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट टेक द लीड। डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों को मस्ट दे रखा है तो ऑब्लिगेशन है, जरूर से जरूर ऐसा करना चाहिए, ये बता रहा है। तो विकासशील देशों को जरूर से जरूर लीड लेनी चाहिए, मतलब नेतृत्व करना चाहिए। इन एड्रेसिंग, किस चीज में? एड्रेस करने में। एड्रेस का मतलब है हैंडल करने में, टैकल करने में। द क्लाइमेट क्राइसिस, और किसको? जलवायु संकट को। क्राइसिस का प्लूरल बनता है क्राइसिस, SES। आई की जगह ई लगा दोगे तो प्लूरल बन जाएगा। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। डेवलपिंग कंट्रीज सब्जेक्ट है, जिसमें कंट्रीज नाउन और डेवलपिंग एडजेक्टिव है। मस्ट है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। टेक है वो मैन वर्ब है। वैसे टेक द लीड एक फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 3 शब्दों का समूह दे रखा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज बोलते हैं। तो ये है विकासशील देशों को नेतृत्व करना चाहिए। विकासशील देशों को अ, शुरुआत करनी चाहिए किस चीज की? क्लाइमेट क्राइसिस को हैंडल करने की, क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल करने की। द 30th एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैज बिगन। 30वां संस्करण, 30th एडिशन, ये सब्जेक्ट। 30वां सत्र किसका? COP का। COP की फुल फॉर्म दे रखी है। हैज बिगन, वो शुरू हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये वर्ब हो गई। बिगिन होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बिगेन, और बिगिन की थर्ड फॉर्म होती है बिगन। ठीक है, ये इसकी तीनों फॉर्म होती है। तो 30वां संस्करण COP का वो शुरू हो चुका है। कहां पर? ब्राजील के बेलम नामक जगह पर। ठीक है, ब्राजील के बेलम नामक जगह पर। इन बेलम जो दे रखा है ना आपको, ये एडवर्ब है क्योंकि जगह बता रहा है। कमिंग 10 years आफ्टर द हिस्टोरिक पेरिस एग्रीमेंट, जो ऐतिहासिक पेरिस समझौता हुआ था उसके 10 साल के बाद ये आ रहा है। ठीक है, 10 साल के बाद ये COP30 हो रहा है। तो ये कह रहा है कि ऐतिहासिक पेरिस समझौता है, उसके 10 साल के बाद ये आ रहा है। व्हेन ऑल सिग्नेटरी मेंबर्स, उस समय हुआ क्या था? व्हेन बता रहा है, ये 10 साल पहले क्या हुआ था? पेरिस एग्रीमेंट में क्या हुआ था? ऑल सिग्नेटरी मेंबर्स का मतलब है, ये सब्जेक्ट हो गया, सारे वो सदस्य जिन्होंने हस्ताक्षर किए हुए थे, सिग्नेचर किए हुए थे। ऑल है वो डिटर्मिनर होता है, सिग्नेटरी है वो एडजेक्टिव है, और मेंबर्स है वो नाउन है। तो सारे के सारे वो सदस्य जो हस्ताक्षर करता है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, किसके? UNFCCC के। इन मेंबर्स ने क्या किया? कमिटेड, इन्होंने प्रतिबद्धता जाहिर की। कमिट के साथ टू प्रपोजिशन लगता है, ध्यान रखेंगे। अ कॉमन गोल, इन्होंने प्रतिबद्धता जाहिर की एक सामान्य लक्ष्य के लिए, एक कॉमन गोल के लिए, एक साझा लक्ष्य के लिए। और लक्ष्य क्या था? कीपिंग टेम्परेचर। और प्रपोजिशन आ गया तो प्रपोजिशन का प्रभाव है कि आगे ING लगेगा, प्रपोजिशन के बाद में ING लगता है। तो यहाँ पे लक्ष्य ये था कि टेम्परेचर को कम रखेंगे। और कितना रखेंगे? बिलो जो है वो लेवल में कम के लिए आता है, लेवल में ज्यादा के लिए अबव का प्रयोग करता है। 2 डिग्री सेल्सियस से कम लेकर आएंगे। एंड एज फार एज पॉसिबल, इसका मतलब है यथासंभव। एज फार एज पॉसिबल का मतलब यथासंभव। और हमने डिस्कस किया था कि एज एज के बीच में डिग्री जो आती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव। ये फार कैसी डिग्री है? पॉजिटिव है। फार की डिग्री कंपैरेटिव फर्दर या फर्देस्ट या फार्दर और फार्देस्ट होती है। ठीक है, तो ये डिग्री पॉजिटिव है। एज फार एज पॉसिबल का मतलब यथासंभव बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस, और यथासंभव 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम लाएंगे। दिस वुड हैव बीन एन आइडियल प्लेटफॉर्म, ये जो चीज है सब्जेक्ट। वुड हैव बीन ये वर्ब, ये होता। वुड हैव बीन मतलब ऐसा होता, इमेजिनेशन में है। एन आइडियल प्लेटफॉर्म एक आदर्श प्लेटफॉर्म, एक आदर्श मंच। आइडियल एडजेक्टिव है, प्लेटफॉर्म नाउन है। किसका मंच? टू टेक स्टॉक, टेक स्टॉक का मतलब मूल्यांकन करना, पुनरावलोकन करना, समीक्षा करना। समीक्षा करने का, समीक्षा किसकी? अचीवमेंट्स की। सो फार मतलब अंटिल नाउ, अब तक, अंटिल नाउ। एंड रैंप अप, और बढ़ाने का, क्या बढ़ाना? महत्वाकांक्षा, एम्बिशन को। रिपीट कर रहा हूं, जो ये 30वां संस्करण है COP का, ये शुरू हुआ ब्राजील के बेलम में। 10 साल के बाद ये शुरू हो रहा है। पेरिस एग्रीमेंट 10 साल पहले हुआ था, और उस एग्रीमेंट में ये हुआ था कि इसके जो मेंबर देश थे, जो भी हस्ताक्षर उन्होंने किए हुए थे, उन्होंने प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि हम टेम्परेचर को इतने डिग्री सेल्सियस से कम रखेंगे, और जहां तक संभव हो पाया हम इतने से नीचे लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यह एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म होता, ये सॉरी आइडियल प्लेटफॉर्म होता,
किसके लिए? अचीवमेंट्स को समीक्षा करने के लिए, अब तक की और महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए, रैंप अप करने के लिए। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसको एक बार आप खुद से पढ़ लीजिए, उसके बाद में मैं बताता हूँ क्या दे रखा है। इंस्टेड, इंस्टेड है, ए की मात्रा आती है, इंस्टीड नहीं होता, ई की मात्रा नहीं आती। इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय। इसकी जगह हम रेदर देन भी यूज कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी ऐसा रट के बैठते हैं कि इंस्टेड में ओव आएगा ही, यहाँ ओव नहीं है। ओव तब आता ना, प्रेपोजिशन तब लगता है जब उसका ऑब्जेक्ट दे रखा होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो फिर प्रेपोजिशन का काम ही क्या है? बात समझ में आ रही? बात, अगर प्रेपोजिशन लगाओगे तो उसका ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इंस्टेड के बाद अगर मान लो ऑफ लगा दिया होता आपने, तो आगे ऑब्जेक्ट चाहिए होता, जबकि यहाँ तो कॉमा लग रहा है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं कुछ आगे। इसलिए इंस्टेड से ही काम चलाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? के बजाय, के बजाय। देयर से स्टार्ट है, देखो देयर से स्टार्ट है। देयर हमेशा एडवर्ब होता है, और देयर एक ऐसा एडवर्ब जिसमें इन्वर्जन लगता है, मतलब क्रिया पहले आती है और कर्ता बाद में आता है, ये सब्जेक्ट। इसके बजाय देयर इज ए विजिबल सेंस ऑफ डिसएरे। डिसएरे का मतलब है अव्यवस्था, अव्यवस्था। ठीक है। डिसाइसिवली का मतलब है निर्णायक रूप से, निर्णायक रूप से, कंक्लूसिवली, डिटरमाइंडली। हॉस्टाइल का मतलब है शत्रु, अनफ्रेंडली, एंटागोनिस्टिक, अग्रेसिव। विल्ड का मतलब है उपयोग करना, यूज, एम्प्लॉय या एक्सरसाइज। और ब्रिंकमैनशिप का मतलब है कूटनीतिक दबाव। इसमें ब्रिंकमैनशिप ये होती है कि कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मुझे ये चाहिए, अगर आप ये नहीं करोगे तो मैं फिर दूसरा एक्शन लूंगा, उसको बोलते हैं क्या? ब्रिंकमैनशिप। मतलब ब्लैकमेलिंग होती है, पावर पॉलिटिक्स है। ठीक है। तो इसकी बजाय एक बिल्कुल स्पष्ट सा सेंस है, विजिबल सेंस है, साफ साफ दिख रहा है, डिसएरे, अव्यवस्था दिख रही है। इसकी बजाय अव्यवस्था दिख रही है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज, ये यूएस से पहले द लगेगा क्योंकि इसमें यूनाइटेड शब्द है। तो जिन देशों के नाम में यूनाइटेड शब्द होता है, रिपब्लिक शब्द होता है, वहां द लगाते हैं, तो यहाँ द लगा हुआ है। तो जो यूएस है, हैज यट अगेन, यट अगेन का मतलब है वंस अगेन, एक बार फिर से। ये एम्फेटिक होता है, जोर देने के लिए काम आता है। विड्रॉन, विड्रॉ की थर्ड फॉर्म है, विड्रॉ, विड्रू, विड्रॉन। जो ड्रॉ की फॉर्म होती है, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, वैसे ही विड्रॉ, विड्रू, विड्रॉन, वापस लेना। विड्रॉ तो पता ही है आपको, बैंक में पैसा विड्रॉ करते हैं, वो वाला है। सेकंड, ये वर्ब हो गई। थर्ड फॉर्म है हैज के साथ, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब। तो यूएस ने एक बार फिर से विड्रॉ किया है वापस से, मतलब यूएस ने वापस, मतलब आप अपने पैर खींच लिए हैं, कहां से? पेरिस एग्रीमेंट से। दो नॉट द यूएनएफसीसीसी, यद्यपि इससे नहीं। ठीक है। एंड फ्रॉम 2017, और 2017 से, दिस ब्रेक, ये जो सेपरेशन हुआ है, जो यूएस अलग हुआ है, इस ब्रेक का मतलब है सेपरेशन। सीम्स, ऐसा लगता है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। जिसमें दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और ब्रेक है वो नाउन है। ठीक है। और 2017 से ये जो ब्रेक है, ये ऐसा लगता है डिसाइसिवली मोर होस्टाइल, कि ये निर्णायक रूप से ज्यादा शत्रुतापूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये ज्यादा शत्रुतापूर्ण है। रिपीट कर रहा हूं आगे, फिर देख लो। इसकी बजाय ये साफ दिख रहा है कि यहाँ अव्यवस्था है। यूएस ने एक बार फिर से पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया है, और 2017 से ये जो सेपरेशन हुआ है इनका, ऐसा लगता है कि निर्णायक रूप से ज्यादा शत्रुतापूर्ण है। विल्डिंग थ्रेट्स, धमकियों का प्रयोग करना। थ्रेट का मतलब धमकियां हैं। ठीक है। विल्डिंग मतलब यूज करते हुए। जब आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट करते हो तो दो संभावना बनती है। किसी भी सेंटेंस को अगर आप आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट करते हो तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। या तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जिसका अर्थ होता है कोई भी काम करते हुए, तो या तो इसको पढ़ेंगे उपयोग करते हुए, या फिर ये सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट तो ये है नहीं। सब्जेक्ट अगर होता तो इसका मतलब जेरेंड होता, फिर ये जेरेंड होता तो इसका मतलब उनका उपयोग करना, है ना, कोई भी काम करना, ऐसा अर्थ निकलता जेरेंड में। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसका अर्थ निकलता है कोई भी काम करते हुए। तो क्या बोल दूं मैं इसको? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, थ्रेट्स नाउन है। प्रेजेंट पार्टिसिपल सीधा पता है आपको एडजेक्टिव ही होता है, वैसे आईएनजी जोड़कर एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव लग रखा है। तो धमकियों का प्रयोग करते हुए ऑन टैरिफ्स एंड ब्रिकमैनशिप। और धमकियां किस चीज की? शुल्क लगाने को लेकर, कि हम टैरिफ लगाएंगे और कूटनीतिक दबाव का उपयोग करेंगे, ये धमकियां। द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूएस प्रशासन है, ये सब्जेक्ट है।
सीम्स ऐसा लगता है, एक्टिवली कमिटेड कि ये सक्रिय रूप से कमिटेड रहा, कमिटेड में टू लगेगा, है ना, बताया था अभी मैंने। प्रतिबद्ध मतलब इसने ऐसा लगता है कि ये प्रतिबद्ध रहा किस चीज में, डीरेल करने में। डीरेल का मतलब पटरी से उतारना, एक प्रकार से रुकावट डालना, ऑब्स्ट्रैक्ट करना, ठीक है। स्टेप्स टुवर्ड एमिशन कट्स, कौन से स्टेप्स, डीरेल क्या करना है, डीरेल करना है स्टेप्स को, ये डीरेल का ऑब्जेक्ट है, उन कदमों को जो कदम किसके लिए थे, एमिशन कट्स, मतलब जो भी चीजें अ, जलवायु को नुकसान पहुंचाती है उनके उत्सर्जन में कमी, उस एमिशन कट की बात कर रहा है। न्यूअर वेज, नए रास्ते, टू फंड अडेप्टेशन, अडेप्टेशन का मतलब है एडजस्टमेंट, कि जो भी आप सोच रहे हो कि अब जो बदलाव हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अनुकूलन लाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को एडजस्ट करेंगे, तो उसमें जो पैसा चाहिए वो फंडिंग, नए तरीके फंड करने के लिए। एंड अडॉप्टिंग क्लीन टेक्नोलॉजी, और अपनाना, अडॉप्ट मतलब अपनाना, क्या, क्लीन टेक्नोलॉजी मतलब साफ सुथरी टेक्नोलॉजी। रिपीट कर रहा हूं, फिर समझो। विल्डिंग थ्रेट्स ऑन टैरिफ्स एंड ब्रिंकमैनशिप, शुल्क लगाने और ब्रिंकमैनशिप का यूज करने की धमकियां, ठीक है। विल्डिंग थ्रेट्स ऑन टैरिफ्स एंड ब्रिंकमैनशिप, ये धमकियों का उपयोग करना, एक तो शुल्क लगाने की धमकी, एक कूटनीतिक दबाव की धमकी, ऐसा करते हुए यूएस प्रशासन ऐसा लगता है कि सक्रिय रूप से ये प्रतिबद्ध रहा, ठीक है। किस चीज से प्रतिबद्ध रहा, कि यूएस चाहता था कि पटरी से उतार दिया जाए उन कदमों को जो कदम उठाए जा रहे हैं एमिशन कट्स को लेकर, या नए तरीकों को लेकर। नए तरीका किस लिए, अडेप्टेशन को फंड करने के लिए और क्लीन टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट पे आइए, पढ़ लीजिए एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके। फॉर इंस्टेंस जहां भी आता है इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस का मतलब है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, आप लोग जो भी राइटिंग कोशिश कर रहे हो ना, कि मैं लिखना सीखूं, हाउ टू राइट इन इंग्लिश, ये कुछ सीखना चाहते हो, तो आप लोग अपने इस चीजों को रिफ्रेश किया करो, खुद से लिख कर देखा करो, आसान भाषा में लिख कर देखा करो, क्योंकि ये हैबिट आपको लिखने में बहुत हेल्प करेगी। और अगर आप किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे राइटिंग सेक्शन आता है, तो वहाँ पे आपको अच्छे स्कोर मिलेगा अगर अभी से आप प्रयास करोगे तो। फॉर इंस्टेंस को मैंने क्या लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल। इट हैज प्लेड अ मेजर रोल इन रिसेंट मंथ्स, इट यूएस के लिए आ रहा है, सब्जेक्ट है, हैज प्लेड हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब है। तो उदाहरण के लिए यूएस ने निभाया है एक महत्वपूर्ण रोल, एक बड़ा रोल, किसमें, इन रिसेंट मंथ्स, हाल ही के महीनों में। और किस चीज में रोल निभाया है, स्कटलिंग में। स्कटल का मतलब होता है कमजोर करना या विफल करना, कमजोर करना, नष्ट करना, विफल करना। तो रोल किस में निभाया है, रोल निभाया है विफल करने में, नष्ट करने में। क्या नष्ट करना, a resolution by members of the इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो आईएमओ के द्वारा, आईएमओ के सदस्यों के द्वारा जिसका एक प्रस्ताव था, रेजोल्यूशन था, प्रपोजल था, है ना, उसको विफल करने का जो प्रयास है। इनटू ट्रांजिशनिंग, फिर समझो, यूएस ने बहुत बड़ा भूमिका निभाई है हाल ही के महीनों में, किस चीज में, उस प्रस्ताव को विफल करने में, जो प्रस्ताव इनके सदस्यों के द्वारा पारित किया गया था। इनटू ट्रांजिशनिंग द शिपिंग इंडस्ट्री अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल यूज। अभी प्रपोजल रेजोल्यूशन था क्या, ट्रांजिशनिंग मतलब बदलाव, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। द शिपिंग इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री का मतलब जो समुद्री इंडस्ट्री है, मैरीटाइम इंडस्ट्री है, नौकायन इंडस्ट्री है, अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल यूज। तो इनको बदलाव लाया जाए। ये अभी तक फ्यूल कौन सा यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल में जहां बोलता हूं इसका मतलब है कि मैं बात कर रहा हूं कोल की, मैं बात कर रहा हूं नेचुरल गैस की, ठीक है, ऑयल की। ये सब क्या है, ये है फॉसिल फ्यूल यूज। इससे दूर लेकर जाया जाए, है ना, ये बदलाव। तो उदाहरण के लिए यूएस ने, देखो यूएस की इसने यहाँ पे आलोचना ही करी है कि यूएस जो है वो एक ऐसा रोल निभा रहा है कि जो चाहता ही नहीं है कि एमिशन कट के लिए कदम उठाए जाएं, अडेप्टेशन के लिए फंडिंग की जाए, नए तरीके खोजे जाएं। तो ये उदाहरण दे रहा है कि यूएस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है हाल ही के महीनों में, एक रेजोल्यूशन को स्कटल करने में, एक प्रस्ताव को, वो प्रस्ताव जो आईएमए के सदस्य देशों द्वारा पारित किया गया था, उस प्रस्ताव को विफल करने के लिए, है ना।
इनटू ट्रांजिशनिंग द शिपिंग इंडस्ट्री अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल यूज। और इनका प्रस्ताव क्या था, ये चाहते थे कि शिपिंग इंडस्ट्री को फॉसिल फ्यूल यूज से दूर लेकर जाया जाए, नई टेक्नोलॉजी अपनाई जाए, है ना। इस चीज में इनको विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे चला जाए, पढ़ो एक बार खुद से। फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब होता है आफ्टर, या इसका मतलब होता है सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंटली भी कह सकते हो, सब्सिक्वेंट टू भी कह सकते हो, के बाद। फॉलोइंग बिल गेट्स शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब चेंज, मतलब बिल गेट्स ने चेंज किया था अपना एक रुख। पहले क्या थे बिल गेट्स, वोकल एडवोकेट थे। वोकल का मतलब होता है बहुत ही मुखर, तो मुखर, और एडवोकेट का मतलब है समर्थक, आउटस्पोकन सपोर्टर, स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट। कर्ब का मतलब है नियंत्रित करना, रोकना, नियंत्रित करना, रिस्ट्रेन, लिमिट या कंट्रोल। विंडिकेशन का मतलब है पुष्टि करने की, पुष्टि कह सकते हो। आउटपेस का मतलब है आगे निकल जाना, आगे निकल जाना, सरपास या एक्सीड। और राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब है स्पष्ट चेतावनी या ऑब्वियस साइन, स्पष्ट संकेत। ठीक है, ये फ्रेज है। तो बिल गेट्स, मतलब इसके बाद, किसके बाद, बिल गेट्स शिफ्ट, बिल गेट्स का जो बदलाव है, बदलाव कहां से कहां तक का। पहले ये थे फ्रॉम बीइंग, फ्रॉम प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में आईएनजी लगेगा, तो बी में आईएनजी लगा, बीइंग, होना। पहले ये थे मुखर समर्थक, किसके, कर्बिंग एमिशंस, एमिशंस को रोकने के, एमिशंस को कट करने के। अब ये क्या बन गए, अब ये बन गए वन हु नो लॉन्गर सीज, वो व्यक्ति बन गए, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके लिए आ रहा है, जो अब नहीं देखता है, ये वर्ब है, क्लाइमेट चेंज को किस रूप में, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के रूप में। एग्जिस्टेंशियल मतलब अस्तित्व का खतरा, ठीक है। अब इनको नहीं लगता, ये सर्वाइवल थ्रेट मान लो। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का मतलब है सर्वाइवल थ्रेट, मतलब आजीविका को कोई खतरा नहीं है इस चीज से, हम आराम से जी सकते हैं, इस रूप में नहीं देखते। पहले बिल गेट्स रहे थे एक वोकल एडवोकेट, एक मुखर समर्थक, किस बात के, कि हम एमिशंस को कट करेंगे, उत्सर्जन रोकेंगे। अब ये कैसे बन गए हैं, क्लाइमेट चेंज को अब ये नहीं देखते हैं अस्तित्व के खतरे के रूप में, मतलब इनका नेगेटिव रुख आया है। तो इसके बाद, क्या इसको फॉलो करते हुए मिस्टर ट्रंप अनाउंस्ड, मिस्टर ट्रंप ने भी क्या किया, अनाउंस किया। इट, इसे अनाउंस किया, ऑब्जेक्ट है, किस रूप में, विंडिकेशन के रूप में, ऑफ हिज पोजीशन, कि उनका रुख ऐसा क्यों है। उन्होंने कहा कि मेरे जो रुख है उसका जस्टिफिकेशन, उसका कंफर्मेशन ये है कि मैं भी बिल गेट्स को ही फॉलो कर रहा हूं, उन्होंने भी ऐसा रुख अपनाया, तो मैं भी ऐसा ही रुख अपना रहा हूं, ये कहा। देयर इज अ केस, देयर से स्टार्ट किया, एडवर्ब है, इन्वर्जन लग रहा है, अ केस सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। तो एक ऐसा केस है, एक ऐसी स्थिति है, दैट कंजंक्शन, क्या स्थिति है, द यूएस आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी। तो यूएस की जो ये पॉलिसी है, नीति, कौन सी नीति, अलगाववादी नीति, है ना। आइसोलेशन क्या होता है, सेपरेशन, सेपरेशन वाली नीति। इज, ये वर्ब है, ऑफ डिमिनिशिंग रेलेवेंस, डिमिनिशिंग मतलब डिक्रीजिंग, रिड्यूसिंग, कम होती हुई, डिक्रीजिंग, रिड्यूसिंग। रेलेवेंस क्या होता है, रेलेवेंस का मतलब है पर्टिनेंस, संबद्धता, ठीक है, प्रासंगिकता। इन एन ईयरा, ईयरा मतलब युग, इसको हम इपोक बोल सकते हैं, इसको हम ईयन बोल सकते हैं, युग। तो क्या कह रहा है, एक ऐसी केस है, देयर इज अ केस, एक ऐसा केस है, दैट द यूएस आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी इज ऑफ डिमिनिशिंग रेलेवेंस, कि यूएस की जो ये अलगाववादी नीति है, ये अप्रासंगिक हो रही है। इन एन ईयरा, ऐसे युग में, ऐसे दौर में, व्हेन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स इन क्लीन एनर्जी, जहां जो वैश्विक निवेश है, किसमें, क्लीन एनर्जी में, आउटपेस, वो आगे निकल रहा है ना, ये वर्ब है, किससे, फॉसिल फ्यूल इन्वेस्टमेंट से, मतलब वो निवेश जो फॉसिल फ्यूल के लिए करते थे, उससे कहीं ज्यादा निवेश आज के दौर में किसमें हो रहा है, क्लीन एनर्जी में। एंड दैट बिजनेसेस ग्लोबली, और जो भी व्यवसाय हैं विश्व भर में, ये एडवर्ब है, हैव सीन, इन्होंने देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, द राइटिंग ऑन द वॉल, इन्होंने स्पष्ट संकेत देख लिया है, स्पष्ट चेतावनी देख ली है, कि इनको पता है कि क्लाइमेट चेंज से दिक्कत आ सकती है, ऐसा इन्होंने देख लिया है। फिर समझिए, अब ये देयर इज अ केस, एक कंडीशन है, एक केस है, एक सिनेरियो है, कि यूएस की आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी जो है वो डिमिनिशिंग रेलेवेंस की है,
कि इनकी जो अलगाववादी नीति है वो अप्रासंगिक है उस युग में जहां पे पूरा विश्व निवेश कर रहा है क्लीन एनर्जी में, ज्यादा किसकी तुलना में, फॉसिल फ्यूल इन्वेस्टमेंट की तुलना में। और बिजनेसेस जो हैं पूरे विश्व भर में, उन्होंने इस चेतावनी को स्पष्ट रूप से देख लिया है। उस दौर में ये ऐसा कह रहे हैं कि मैं इससे विड्रॉ हो रहा हूं, मुझे एमिशन कट से फर्क नहीं पड़ता, और मैं जो बिल गेट्स वाली पॉलिसी है उसी को फॉलो कर रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता मुझे। कि वो भी जैसे चाह रहे हैं कि वो पहले वो कल एक प्रोपोनेंट रहे थे एमिशन कट को लेकर, लेकिन अब ये बिल्कुल सा देखते हैं कि अब इनको लगता है कि एग्जिस्टेंस थ्रेट नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि मेरी पोजीशन ऐसी है, तो ये प्रासंगिक नहीं है, रेलेवेंस नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? आगे आइए। बट एज द आईएमओ एग्जाम्पल स्टेट्स, आईएमओ इंडियन मैरीटाइम बताया था ना, इंटरनेशनल मैरीटाइम कौन सा था वो, यहाँ पे देखो ये रहा, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसी को आईएमओ कहा है। तो जैसा कि आईएमओ एग्जाम्पल बताता है, स्टेट का मतलब बताता है, ऐसा मान लो, सेज मान लो, एक्सप्रेसेस मान लो, तो जैसा कि इस उदाहरण से समझ में आता है। ठीक है, तो आईएमओ एग्जाम्पल सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। द यूएस एबिलिटीज, तो यूएस की जो योग्यताएं हैं किस रूप में, डिस्टेबलाइजिंग फोर्स के रूप में, वो ये हो गया व्यवधानकारी शक्ति, व्यवधानकारी शक्ति, क्योंकि यूएस व्यवधान डाल रहा है इसमें। व्यवधानकारी प्रभाव, फॉर्मिडेबल का मतलब डरावना, डेलिबरेटिव मतलब विचारात्मक, और स्प्रिंट का मतलब तेज क्रियाएं, कम समय में काफी तेज गति से होने वाली, तेज गति से की जाने वाली क्रियाएं, की जाने वाली क्रियाएं। तो ये कह रहा है कि जैसा कि आईएमओ एग्जाम्पल से समझ में आता है कि यूएस की जो योग्यताएं हैं, यूएस एबल है इस चीज में कि यूएस व्यवधान डाल सकता है। यूएस इस जो एक जंग है क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसके अनुरूप ढलने को लेकर, तो सारा देश, सारे विश्व सोच रहा है, यूएस कुछ अलग स्टैंड लेके बैठा है, तो यूएस यहाँ व्यवधान पैदा कर सकता है। और ये जो एबिलिटीज हैं इसकी, वो एबिलिटीज बनी हुई हैं फॉर्मिडेबल, ये एडजेक्टिव है, ये कॉम्प्लीमेंट है, बहुत डरावनी, बहुत भयावह बनी हुई है। दैट मस्ट बी एट द बैक ऑफ द नेगोशिएटर्स माइंड। ये होता है ना, एट द बैक ऑफ नेगोशिएटर्स माइंड। नेगोशिएटर मतलब जो नेगोशिएट करने वाला है, जो भी सौदेबाजी करने वाला है, बार्गेनिंग करने वाला है ना, उसके स्मृति में होगा, उसके बैक ऑफ माइंड में होगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड में होगा। तो ये बात निश्चित रूप से, दैट सब्जेक्ट है, मस्ट बी वर्ब है, तो ये बात जो है वो निश्चित रूप से नेगोशिएटर के दिमाग में होगी, सबकॉन्शियस माइंड में होगी। व्हेन दे बिगिन, जब उन्होंने शुरू किया, सब्जेक्ट वर्ब। क्या, द 12 डे डेलिबरेटिव स्प्रिंट, 12 दिन का बहुत ही विचारात्मक स्प्रिंट, वैसे तो तेज गति की दौड़ होती है, तो यहाँ पे बहुत रैपिड एक्टिविटी का दौर उन्होंने शुरू किया था 12 दिन का। जब उन्होंने शुरू किया ये, है ना, तब उनके दिमाग में भी ये बात तो होगी ही, जो COP30 है उसकी बात कर रहा है। तो जब इन्होंने ये सब शुरू किया तो उनके दिमाग में ये बात भी चल रही होगी कि यूएस जो है वो इसे एक ऐसा फोर्स बना हुआ है, डिस्टेबलाइजिंग फोर्स बना हुआ है। क्लियर है? अब आइए, अब आप इस कॉलम को मैच करिए। फॉर्मिडेबल क्या है? फॉर्मिडेबल का स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, इंस्पायरिंग, फियर एंड रिस्पेक्ट, बी आ जाएगा। डिस्टेबलाइजिंग क्या है? डिस्टेबलाइजिंग का टू मेक अनस्टेबल और कॉज डिस्टर्बेंस, अस्थिर करना। नेगोशिएटर्स क्या होते हैं? नेगोशिएट डिप्लोमेट्स, रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व इन डिस्कशंस, ये हो जाएगा। और एट द बैक ऑफ वंस माइंड का मतलब क्या है? कॉन्शियस और सबकॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ समथिंग, किस चीज की? सबकॉन्शियस या कॉन्शियस अवेयरनेस, पता होगा मतलब जागृति होना, पता होना। ये डिस्टेबलाइजिंग क्या था? डिस्टेबलाइजिंग का मतलब मेक, ठीक है, ये नेगोशिएटर्स। और ये हो जाएगा डी। और फिर स्प्रिंट क्या है? इंटेंस और फास्ट एफर्ट, बहुत ज्यादा प्रयास। ठीक है, ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।